नमस्कार दोस्तों, आरपीजी क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। मैं आज आपके लिए राष्ट्रीय से संबंधित एक वीडियो बनाने वाला हूं। राष्ट्रीय मैंने आप लोगों को न्यूमेरिकल्स तो मैंने आप लोगों को करा दिए हैं। आज मैं आप लोगों को थ्योरी कराने वाला हूं, क्योंकि जब हम एग्ज़ाम देते हैं 12th क्लास में तो 100 में से लगभग 75% थ्योरी होती है और 25% न्यूमेरिकल्स होते हैं। तो कुछ स्टूडेंट जिनको न्यूमेरिकल करना बहुत अच्छा लगता है और कुछ स्टूडेंट जिनको थ्योरी ही पढ़नी बहुत अच्छी लगती है, तो उन दोनों के लिए बेनिफिशियल रहेगा। क्योंकि मैं न्यूमेरिकल में आप लोग मेरी वीडियोस देखना, न्यूमेरिकल्स में मैंने आईबीजी टोटल करा दी। तो आज मैं आप लोगों के लिए थ्योरी कराने वाला हूँ जो 75% का भाग है। तो आइए मैं आप लोगों को आज इस वीडियो में ये बताने वाला हूँ कि राष्ट्रीय आय हम कैसे निकालते हैं या राष्ट्रीय आय होती क्या है। ठीक है, राष्ट्रीय आय को समझने से पहले हमें समझना होगा कि घरेलू आय क्या होती है। सबसे पहले घरेलू आय आप देख लीजिए, घरेलू आय क्या होती है। घरेलू आय तो देखिए दोस्तों, घरेलू आय क्या है। किसी भी देश की, कोई भी देश है, सपोज कीजिए हम लोग इंडिया में रहते हैं, तो इंडिया का अगर आप इंडिया से समझेंगे तो देखो इंडिया में यानी कि किसी भी देश में जितने भी संसाधन हैं काम करने के, जितने भी संसाधन हैं, इनकम सोर्सेज जिन्हें बोलते हैं, आय कमाने के लिए जितने भी संसाधन हैं, उन सभी साधनों का यूज करके और उसी देश के निवासी, देखिए सबसे पहले तो किसी भी देश में जितने भी उस देश के निवासी हैं, वो देश के निवासी होने चाहिए, जितने भी उस देश के निवासी हैं वो सब मिलकर जितने संसाधन है, देखो संसाधनों को मैं थोड़ा सा आपको समझा दूँ। संसाधन बहुत प्रकार के हो सकते हैं। जैसे संसाधन में आप देख लीजिए बस है, या गवर्नमेंट जो टैक्स वसूलती है वो है, या फिर ट्रेन है, और भी बहुत सारे संसाधन, बहुत ही ज़्यादा संसाधन है। जितने भी संसाधन हैं उन सभी का यूज करके जितनी भी आय कमाती है उसे कहते हैं घरेलू आय। उसे क्या बोलते हैं दोस्तों? घरेलू आय। तो देखिए सिंपल सी बात है, बुक में तो आपको बहुत लंबा पढ़ने को मिलेगा, शायद उससे थोड़ा समझ में भी ना आए, तो उसके लिए आपको समझ में आ जाए इसलिए मैं थोड़ा सा आसान करके आप लोगों को बताना चाहता हूँ। घरेलू आय को क्या कैसे आप देखना, घरेलू आय किसी भी देश के जो निवासी हैं वो निवासी उस देश में जितने भी संसाधन हैं उन सभी का यूज करके जो आय अर्जित करते हैं यानी कि कमाते हैं, उसे क्या कहा जाता है? घरेलू आय। तो घरेलू आय आप लोगों को समझ में आ गई। तो देखिए घरेलू आय, अब राष्ट्रीय आय का अगर आप समझे राष्ट्रीय आय को, तो घरेलू आय घरेलू आय तो आप लोगों को समझ में आ ही गया है। अब देखिए जब हम घरेलू आय हम लोगों को समझ में आ जाता है तो राष्ट्रीय आय को समझना बहुत ही आसान है। वास्तव में देखिए होता क्या है, जैसे सपोज कीजिए हमारा देश है इंडिया, हमारा देश इंडिया है और यूएसए, अमेरिका, दो देश, अमेरिका है और ब्रिटेन है और श्रीलंका है, और मतलब जितने भी बहुत सारे देश हैं, कितने भी देश हो सकते हैं। अब आप लोग ये देखिए, इंडिया के इंडिया के कुछ लोग यूएसए में रहते हैं, वहां पर पैसे कमाते हैं और फिर इंडिया भेजते हैं। कुछ लोग ब्रिटेन में रहते हैं, कुछ लोग श्रीलंका में रहते हैं, कुछ लोग किसी और देश में, कुछ लोग किसी और देश में, कुछ लोग किसी और देश में। इस तरह से बहुत सारे इंडिया के जो लोग हैं वो बाहर देशों में रहते हैं, विदेशों में रहते हैं, लेकिन वहां से पैसे कमाकर वो इंडिया भी भेजते रहते हैं। ठीक है, तो वो पैसे भी तो इंडिया में आते हैं। लेकिन अब देखिए ये जितने भी ये देश है, इनके भी कुछ लोग भारत में रहते हैं, और वहां से पैसे कमा के भारत में भेजते हैं। तो अब हमें ये नहीं पता चल पाता है कि हमने कितने उन लोगों को पैसे दे दिए, यानी कि उनके जो लोग हमारे यहाँ पर रह रहे हैं, यानी कि जो यूएसए के, अभी किसी एक देश से समझ लीजिए आप, यूएसए के जो लोग हमारे देश में रह रहे हैं वो कितने पैसे कमा रहे हैं, और हमारे देश के लोग जो यूएसए में रहते हैं वो वहां पर कितने पैसे कमा रहे हैं। इन दोनों का जो अंतर होता है उसे कहा जाता है विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन। इन दोनों का जो अंतर होता है उसे क्या कहा जाता है? विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन है। आप अगर मेरी वीडियोस देखेंगे, लास्ट वीडियो में आपको देखने को मिलेगा कि NFIA
NFIA नाम से एक वर्ड आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। तो देखिए NFIA होता है क्या। जैसे सपोज कीजिए कुछ लोग इंडिया के हैं जो यहाँ पर इन देशों में रहते हैं और वहां से वो 20 रुपए कमाते हैं। कितने रुपए कमा लिए उन लोगों ने? 20 रुपए। लेकिन इन देशों के जो लोग इंडिया में रहते हैं वो यहाँ से 15 रुपए कमा के ले जाते हैं। 15 रुपए कमा के ले जाते हैं और ये लाते हैं। ये इंडिया के लोग वहां से लेके आए हैं और यहाँ से 15 रुपए लेकर के चले गए। वो लोग देख लीजिए, मैं एरो भी लगाकर आप लोगों को बता दूं। वो लोग यहाँ से 15 रुपए ले गए और हमारे देश के लोग वहां से 20 रुपए ले आए। तो अब देखिए अगर हम इसका हिसाब लगाएंगे तो देखिए 20 रुपए हम लेके आए माइनस उन लोगों को हमने दे कितने दिए? 15। तो टोटल हमारे पास कितनी सेव हुई? 20, सॉरी 5 रुपए। इसको बोला जाता है NFI, नेट फैक्टर इनकम एब्रोड, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन है। अब देखिए इसको शुद्ध कैसे निकाला, शुद्ध कैसे निकाला जाता है? विदेशों से प्राप्त आय में से, विदेशों से जो हमें प्राप्त हुई आय वो, और जो हमने विदेशों को दे दी है, विदेशों को प्रदान की गई है, इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर क्या कहलाता है? विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन। ठीक है। तो देखिए ये जरूरी नहीं है हमारे कुछ लोग वहां पर रहे या फिर ये, तो मैं आप लोगों को मैं एग्जांपल देके ही समझा रहा हूँ। बहुत सारे बिजनेस ऐसे होते हैं जो इंडिया के वहां पर हो रहे हैं, बहुत सारे बिजनेस ऐसे होते हैं जो उन लोगों के यहाँ पर हो रहे हैं। तो जो पैसे का लेन देन होता है, जो वो लोग हमारे यहाँ से कमाते हैं और हम लोग उनके वहां से कमाते हैं, इनका जो डिफरेंस होता है वो क्या कहलाता है? NFI। ठीक है। तो ये समझ में आ गया। अब देखिए इसका बहुत अहम रोल है राष्ट्रीय आय निकालने के। जब हम राष्ट्रीय आय निकालेंगे, अब राष्ट्रीय आय पर आ जाते हैं, जब हम राष्ट्रीय आय निकालेंगे तो राष्ट्रीय आय में घरेलू आय तो होती ही होती है। घरेलू आय तो जो हमारे देश की हो गई है वो, प्लस जो NFIA है, जो NFIA है, इसको अगर ऐड कर देते हैं तो क्या बन जाती है? राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम बन जाती है। भाई हमने अगर अपने देश की इनकम निकाली तो हमारे देश की है, लेकिन अगर हम अपने देश की नेशनल इनकम निकालें, नेशनल इनकम निकालने के लिए हमें ये देखना पड़ता है कि हमारे देश का दूसरे देशों से कितना बिजनेस है, कितना लेन देन है। और भाई अगर इंडिया की बात करें तो ज़्यादातर ये जो NFIA है ये ज़्यादातर लॉस में ही रहता है, ज़्यादातर ये माइनस में होता है। ये तो मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल देके समझा दिया। ज़्यादातर ये हमेशा माइनस में, न्यूमेरिकल्स में आपको देखने को मिलेगा बहुत ज़्यादा ये माइनस में ही होता है। ठीक है। तो अब देखिए मैं अगर इस सब को हटाऊं तो सीधा सीधा सिंपल आप लोगों को बताऊं, घरेलू आय, घरेलू आय तो सीधा सीधा वही हो गई है। एक देश के निवासी जितने भी संसाधन हैं देश में, उन संसाधनों का यूज करके जितनी भी आय अर्जित करते हैं वो क्या कहलाती है? घरेलू आय। लेकिन जब राष्ट्रीय आय निकालेंगे, जब राष्ट्रीय आय हमें राष्ट्रीय आय पता करेंगे तो राष्ट्रीय आय के लिए घरेलू आय, जो घरेलू आय होती है अगर उसमें विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को ऐड कर दिया जाए तो वो क्या कहलाती है? राष्ट्रीय आय कहलाती है। ठीक है दोस्तों, इतना आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। ठीक है, जब आप बुक पढ़ेंगे तो सबसे पहले उसमें घरेलू आय लिखा है, तो घरेलू आय को मैं आप लोगों को बता देता हूँ। एक देश को एक लेखा वर्ष में देश की घरेलू सीमा से देश के सामान्य निवासियों द्वारा सभी स्रोतों से प्राप्त होने वाली साधन आय के योग को क्या कहा जाता है? घरेलू आय कहा जाता है, और उसे घरेलू साधन आय के नाम से भी जाना जाता है। और राष्ट्रीय देखो क्या है? राष्ट्रीय देश में एक लेखा वर्ष में, लेखा वर्ष आप लोग सभी लोगों को समझ आ भी गया होगा। लेखा वर्ष क्या होता है? लेखा वर्ष होता है अकाउंटिंग ईयर, 1 अप्रैल से 31 मार्च, ये अकाउंटिंग ईयर, लेखा वर्ष इसको कहा जाता है। ठीक है। अगर इस तरह भी समझ नहीं आ रहा हो तो आप ये देख लीजिएगा, जब हम 8th क्लास पास करते हैं, 7th क्लास पास करते हैं, 11th क्लास पास करते हैं, जब हम क्लासेस पास करते हैं तो हमारे स्कूल स्टार्ट हो जाते हैं 1 अप्रैल से। 1 अप्रैल से हमारे स्कूल शुरू हो जाते हैं, और हमारे जो एग्जाम्स के रिजल्ट होते हैं वो कब आते हैं? 31 मार्च तक हमारे एग्जाम के रिजल्ट आ जाते हैं। तो ये हमारा अकाउंटिंग ईयर, यानी कि जो वास्तविक ईयर है वो यही होता है। ठीक है। जो 1 जनवरी से शुरू होता है वो तो ऐसे बनाने के लिए शुरू हो जाता है। अभी आप देखिए ये अकाउंटिंग ईयर हो गया, तो जितने भी यानी पैसे के लेन देन के जितने भी हिसाब लगते हैं वो 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में ही लगाए जाते हैं। तो अब देखिए मैंने आप लोगों को ये बताया है घरेलू आय। घरेलू आय जो भी हो गई, सपोज कीजिए घरेलू आय, सपोज कीजिए 1000 रुपये है किसी भी देश की, घरेलू आय 1000 रुपये है। तो राष्ट्रीय आय निकालने के लिए क्या करेंगे?
1000 रुपये तो प्लस हो गई होगा, प्लस NFIA, जो NFIA है कितना आया है 5 रुपये, उसको ऐड कर देंगे तो 1005 हो जाएगा। 1005 क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय आय। 1005 क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय आय। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है राष्ट्रीय आय और घरेलू आय के बीच डिफरेंट, राष्ट्रीय आय और घरेलू आय के बीच अंतर। तो नेक्स्ट देखते हैं हम, राष्ट्रीय आय और घरेलू आय के बीच अंतर देखते हैं क्या है। उम्मीद करता हूं इतना ये सब आप लोगों को समझ में आया होगा। तो देखिए राष्ट्रीय आय और घरेलू आय के बीच अंतर क्या है, ये भी बहुत सिंपल है। अगर आप लोगों को ये समझ में आ गया है कि घरेलू आय और राष्ट्रीय होती क्या है, तो अंतर भी आप लोगों को बहुत आराम से समझ में आ जाएगा। देखिए अंतर मैं आप लोगों को बता देता हूँ अंतर क्या होता है। तो देखिए अभी मैंने आप लोगों को बताया था जितने भी संसाधन हैं उन सभी का यूज करके जितनी आय कमाई जाती है उसे क्या कहा जाता है, घरेलू आय। सपोज कर लीजिए कि 1000 रुपये घरेलू आय है, मैंने आप लोगों को अभी बताया था, और 1005 रुपये, 1005 रुपये क्या हो गया था, राष्ट्रीय आय हो गई थी। तो देखिए इन दोनों में कितने का अंतर है, कितने का अंतर है, 5 का ही तो अंतर है इन दोनों में, 5 का ही तो अंतर है। और अब अगर आप लोगों को याद हो तो ये 5 क्या आया था, ये 5 आया था NFI। इन दोनों में अगर इसमें से मैं ये 5 माइनस कर दूं तो ये भी कितना हो जाएगा, 1000, और 1000 दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। तो यानी कि ये भी घरेलू आय और ये भी घरेलू आय। यहाँ पर घरेलू आय के अलावा क्या हो ऐड हो रखा है, यहाँ पर घरेलू आय के अलावा NFIA अलग से जुड़ा हुआ है। तो इन दोनों के बीच जो अंतर होता है वो किस चीज का होता है, NFIA का। तो अगर देखिए अगर आपको 4 नंबर में क्वेश्चन लिखने के लिए आ रहा है तो आप बुक से पढ़ सकते हैं। बुक में चार के चार नंबर का डिफरेंस में लिखा है। अगर 1 नंबर में आ जाए तो 1 नंबर में आप लोग ये भी लिख सकते हैं कि राष्ट्रीय आय और घरेलू आय के बीच NFIA विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय का अंतर होता है। और अगर 4 नंबर में आ जाए तो 4 नंबर में मैं देखो आप लोगों को बता दूं। देखिए दोस्तों आप बुक से पढ़ेंगे तो थोड़ा सा आपको कठिन लगेगा पढ़ने में। मेरे पास अपने नोट्स हैं जो मैंने खुद से बनाए हुए, इन नोट्स को मैं आप लोगों को सभी को तो शेयर नहीं कर पाऊंगा, जो मेरे पास ट्यूशन पढ़ते हैं उन लोगों को तो शेयर कर भी पाऊंगा क्योंकि उन लोगों के व्हाट्सअप नंबर मेरे पास हैं, मेरे ग्रुप बनाया हुआ है। तो अगर आप लोगों को ये नोट्स चाहिए तो आप अपना व्हाट्सअप नंबर मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, मैं आप लोगों को उस ग्रुप में ऐड करके आपके पास ये नोट्स पहुँचा दूँगा। और जितना भी हो सकता है आप लोग बुक से पढ़ें। पहले जो मैं समझा रहा हूँ इसको भी देख लीजिएगा, इसको देखने के बाद जब आप बुक से पढ़ेंगे तो बहुत आराम से समझ में आ जाएगा। तो देखिए इन दोनों में अंतर होता है जो देश को घरेलू एवं विदेशी सीमा से, घरेलू और विदेशी सीमा से जो प्राप्त होता है। देखो घरेलू और विदेशी सीमा से प्राप्त हो गए 5 रुपये, तो ये तो क्या हो गई है, राष्ट्रीय आय। जो घरेलू और विदेशी दोनों से प्राप्त होता है वो क्या कहलाती है, राष्ट्रीय आय। और जो केवल घरेलू सीमा से प्राप्त होती है उसे क्या कहलाते हैं, घरेलू आय। जो केवल घरेलू सीमा से प्राप्त होगी वो घरेलू आय, और जो दोनों सीमाओं से प्राप्त होगी यानी कि घरेलू सीमा से भी और प्लस विदेशी सीमा से भी दोनों से प्राप्त होगी तो राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम कहलाएगी। और देखिए दूसरा टॉपिक है राष्ट्रीय आय में, जो राष्ट्रीय आय होती है उसमें विदेशों से अर्जित शुद्ध साधन आय को ऐड किया जाता है, जबकि घरेलू आय में विदेशों से अर्जित शुद्ध साधन आय को ऐड नहीं किया जाता। देखिए तीसरा टॉपिक क्या है, राष्ट्रीय आय की अवधारणा व्यापक है, यानी कि राष्ट्रीय आय को निकालना थोड़ा कठिन है, जबकि घरेलू आय की जो अवधारणा है वो सूक्ष्म है। भाई देखिए जब हम घरेलू आय को निकालेंगे तो हमें क्या देखना है, सिर्फ अपने जो हमारे देश के संसाधन है उनसे कितनी आय हो रही है, सिर्फ उतना ही तो देखना है। लेकिन जब राष्ट्रीय आय निकालेंगे तो घरेलू के साथ साथ हमें ये भी देखना होगा विदेशों से हमारे क्या बिजनेस है। तो बड़ा काम कहाँ पर हो गया, बड़ा काम हो गया हमें करने के लिए राष्ट्रीय आय में। तो इसकी जो अवधारणा है यानी इसको निकालना थोड़ा कठिन होता है, तो इसकी अवधारणा, इसका क्षेत्र थोड़ा बड़ा है और इसका क्षेत्र सूक्ष्म है, तो इसकी अवधारणा व्यापक यानी बड़ा और इसकी अवधारणा सूक्ष्म यानी छोटा। फोर्थ पॉइंट देखिए क्या है, राष्ट्रीय आय का संबंध संसार के किसी भी देश से हो सकता है। जो राष्ट्रीय आय निकालते हैं इसका संबंध संसार के किसी भी देश से हो सकता है। अगर हम इंडिया की राष्ट्रीय आय निकालेंगे तो इंडिया के जो लोग हैं संसार में किसी भी देश में रह सकते हैं, या फिर इंडिया का बिजनेस संसार में किसी भी देश से हो सकता है। तो राष्ट्रीय आय का संबंध संसार में किसी भी देश से हो सकता है, लेकिन क्या घरेलू आय का संबंध किसी और देश से हो सकता है? जब हम घरेलू आय निकालेंगे तो अपने देश की देखेंगे सिर्फ। ठीक है, तो ये 4 नंबर के लिए था। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक आप लोगों को क्या होगा, अब घरेलू उत्पाद। घरेलू उत्पाद देख लीजिए क्या होता है। देखो अगर आप लोग ये
NFI समझ जाए ना, विदेशों से प्राप्त जो शुद्ध होता है, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन है, तो ये समझ जाएंगे तो आप लोगों को बहुत आसान हो जाएगा समझना। पूरे चैप्टर में इसका बहुत ज्यादा यूज है। अब जैसे देखिए मैं आप लोगों को बता देता हूं, नेक्स्ट टॉपिक है घरेलू उत्पाद, और इसी के साथ एक और आ जाएगा राष्ट्रीय उत्पाद, इसी के साथ एक और आ जाएगा राष्ट्रीय उत्पाद, राष्ट्रीय उत्पाद आ जाएगा। तो देखिए घरेलू उत्पाद क्या होता है, घरेलू उत्पाद भी वही है। देखिए जैसे इंडिया है, अब इंडिया है, इंडिया में संसाधनों का, जितने भी संसाधन है उन सभी का यूज करके जितनी भी वस्तुओं का निर्माण किया जाता है, उत्पाद तो वही है, वस्तुओं को उत्पादन करना वही निर्माण कहलाता है ना। जितनी भी वस्तु और सेवाओं का निर्माण किया जाता है वो क्या कहलाएगा, उत्पाद। अब जब घरेलू सीमा में जितनी भी वस्तु और सेवाओं का उत्पाद किया जाता है, बनाया जाता है, तो वो तो क्या हो जाएगा, घरेलू उत्पाद। लेकिन इंडिया की कुछ कंपनियां हैं जो बाहर विदेशों में प्रोडक्ट करती हैं, और विदेशों की कुछ कंपनियां हैं जो इंडिया में प्रोडक्ट करती हैं। अब इंडिया में जो प्रोडक्ट होता है वो तो हो जाएगा घरेलू उत्पाद, लेकिन इंडिया की कुछ कंपनियां जो बाहर विदेशों में यानी कि फॉरेन में, तो वो होता है NFIA, उसको जब ऐड करते हैं तो ये क्या कहलाएगा, राष्ट्रीय उत्पाद, और ये कहलाएगा केवल घरेलू उत्पाद। आप सपोज कीजिए 1,000 रुपए का इंडिया ने प्रोडक्ट किया केवल घर में, केवल घरेलू सीमा में, और राष्ट्रीय उत्पाद सपोज कीजिए भाई घरेलू में तो 1,000 वस्तुओं का प्रोडक्ट किया ही गया, प्लस बाहर विदेशों में वो प्रोडक्ट कर रही हैं, और बाहर विदेशों की कंपनियां भी इंडिया में प्रोडक्ट कर रही हैं। सपोज कीजिए 50 प्रोडक्ट वो हो गए यानी वस्तुएं। अगर इंडिया में जितने भी संसाधन हैं उन सभी संसाधनों का यूज करके 1,000 वस्तुओं को बनाया जाता है, तो वो क्या हो जाएगा, घरेलू उत्पाद। तो राष्ट्रीय उत्पाद के लिए 1,000 वस्तुएं तो घरेलू उत्पाद हो ही गई है, 50 वस्तुएं वो हैं जो विदेशों में प्रोडक्ट की जा रही है, तो इनका टोटल कितना हो जाएगा, 1,050, और इनका टोटल तो 1,000 ही रहेगा। तो देखिए इनमें क्या अंतर हो गया, ये 50 जो विदेशों में प्रोडक्ट हो रहा है, और इसको बोलते हैं NFIA, नेट फैक्टर इनकम एप्रोच, ठीक है। तो घरेलू उत्पाद और राष्ट्रीय उत्पाद में भी वही आपको अंतर देखने को मिलेगा जो घरेलू आय और राष्ट्रीय आय में देखने को मिला था, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब देखिए घरेलू उत्पाद को थ्योरी में कैसे समझा जा सकता है। बिल्कुल ऐसा ही है जैसा कि घरेलू आय में था, बिल्कुल सेम ऐसा ही है। जैसे देखिए एक देश में, एक लेखा वर्ष में देश की घरेलू सीमा में देश के सामान्य निवासियों द्वारा उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को क्या कहा जाता है, घरेलू उत्पाद। जितनी भी अंतिम वस्तुएं होती हैं, अंतिम वस्तुएं यानी कि जब वो वस्तुएं ऐसी हो जाती हैं कि लास्ट बार उनका यूज हो सकता है, वो अंतिम वस्तुएं कहलाती हैं। तो जब अंतिम वस्तुएं और सेवाएं हैं उनका जो मौद्रिक मूल्य होता है वो कैश में कितने की है उनका टोटल करते हैं, तो वो क्या कहलाएगा, घरेलू उत्पाद। और यहीं पे अगर राष्ट्रीय उत्पाद निकालने के लिए कहें तो राष्ट्रीय उत्पाद भी वही हो गया जो घरेलू उत्पाद है वो, प्लस विदेशों में जितनी भी वस्तुओं और सेवाओं का प्रोडक्ट हो रहा है उनके मौद्रिक मूल्य को ऐड कर देंगे, तो वो क्या कहलाएगा, राष्ट्रीय उत्पाद, ठीक है। अब नेक्स्ट है भाई, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सकल घरेलू उत्पाद से आप लोगों का क्या अभिप्राय है। सकल घरेलू उत्पाद या सकल शब्द क्या है, देखिए सकल का मतलब है कुल, ये जो है ना, अगर इसी के साथ हम सकल लिख दें तो कोई भी अंतर नहीं है। सकल घरेलू उत्पाद का मतलब है कुल कितना उत्पाद हो रहा है, वस्तु और सेवाओं का कुल कितना उत्पाद हो रहा है, वो हो जाएगा सकल। अब देखिए एक देश में लेखा वर्ष में देश की घरेलू सीमा में देश के सामान्य निवासियों द्वारा उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। इसकी तीन मुख्य विशेषताएं हैं। सबसे पहला देखिए क्या है, सकल घरेलू उत्पाद में सकल शब्द यानी कि कुल शब्द इसलिए जोड़ा गया है क्योंकि इसमें मूल्य ह्रास को भी शामिल किया जाता है। जब हम इसको निकालते हैं, सकल घरेलू उत्पाद को निकालते हैं, तो इसमें डेप्रिसिएशन पहले से ही ऐड हो रखी होती है, इसलिए इसमें सकल शब्द को जोड़ा गया है। फिर सेकंड टॉपिक है घरेलू उत्पाद घरेलू सीमा को प्रकट करता है। घरेलू उत्पाद जो है, जो घरेलू उत्पाद है ये घरेलू सीमा को प्रकट करता है। इसके अंतर्गत देश की सीमा में एक लेखा वर्ष में सभी उत्पादकों द्वारा किए गए अंतिम वस्तुओं के मूल्य को शामिल किया जाता है। इसके अंतर्गत देश की सीमा में जितने भी उत्पादक हैं उन सभी के द्वारा जो वस्तु और सेवाएं उत्पादित की गई है उनके मूल्य को शामिल किया जाता है। फिर तीसरा टॉपिक है, इसके अंतर्गत केवल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को शामिल किया जाता है।
इसमें केवल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को शामिल किया जाएगा। फिर इसके बाद देखिए राष्ट्रीय उत्पाद आ जाता है। राष्ट्रीय उत्पाद क्या है? बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद से क्या अभिप्राय है? क्वेश्चन ये है, बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद या फिर राष्ट्रीय उत्पाद से क्या अभिप्राय है? एक देश में एक लेखा वर्ष में देश की घरेलू एवं विदेशी सीमा, अब देखिए एक देश में एक लेखा वर्ष में देश की घरेलू और विदेशी सीमा में जितनी भी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पाद हो रहा है वो क्या कहलाएगा? राष्ट्रीय उत्पाद। ठीक है। फिर देख लीजिए आप लोग, व्यक्तिगत आय क्या है? व्यक्तिगत आय, भाई व्यक्तिगत आय आप लोग थोड़ा ऐसे समझ लेना। व्यक्तिगत आय मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। एक व्यक्तिगत आय है और एक है व्यक्तिगत प्रयोज्य आय, दो है। तो भाई देखिए व्यक्तिगत आय आपको हेडिंग्स मिल जाएंगी, ये बुक में चैप्टर में हेडिंग्स मिल जाएंगी। व्यक्तिगत आय देखिए ये किसी भी देश में व्यक्तियों तथा परिवारों के द्वारा एक लेखा वर्ष में सभी स्रोतों से वास्तव में प्राप्त साधन आय तथा वर्तमान हस्तांतरण भुगतान के योग को, कोई भी देश है उसमें कोई परिवार है या जितने भी लोग हैं उन सभी के द्वारा, सपोज कीजिए एक परिवार है, एक परिवार है उसमें 3 लोग, एक 1000 रुपये कमाता है, एक 500 रुपये कमाता है और एक 2000 रुपये कमाता है। तो उनकी ग्रोस इनकम कितनी हो गई? टोटल इनकम कितनी हो गई? 3500, ये हो गई। ठीक है, ये हो गई इनकी इनकम। लेकिन सपोज कीजिए लास्ट मंथ या फिर कभी पहले इन लोगों ने किसी को 500 रुपये या तो उधार दिए थे या फिर 500 रुपये किसी से उधार लिए थे। यानी कि या तो इन लोगों के पास 500 रुपये आएंगे या फिर इन लोगों के पास से 500 रुपये जाएंगे। तो अब जब इसको हम घटा लेंगे या फिर ऐड कर लेंगे, वो जो आय निकलेगी वो होती है व्यक्तिगत आय। जैसे सपोज कीजिए अगर 500 रुपये आने हैं तो वो लोग हिसाब, जैसे भाई सपोज कीजिए हम लोग हैं, हम लोग एक महीने में 3500 रुपये कमाते हैं और हमें पता है कि भाई हमने लास्ट मंथ किसी को 500 रुपये उधार दे दिए थे, तो हमें पता है इस महीने आएंगे। अगर हम अपनी इनकम निकालेंगे तो 3500 के साथ उन 500 रुपये को भी ऐड कर लेंगे, जबकि वो हमने कमाए नहीं है इस मंथ, लास्ट मंथ हमने किसी को उधार दिए थे। तो हमारी इनकम कितनी हो गई है? 4000। ये हमारी कहलाएगी व्यक्तिगत आय। और यहीं पर अगर हमें 3500 रुपये तो हमारी इनकम थी, 500 रुपये हमें किसी से उधार लिए हुए हैं, हमको वो देने हैं, लौटाने हैं, तो हमारी इनकम कितनी हो जाएगी? 3000। अब ये जो इनकम है ये क्या कहलाएगी? ये कहलाएगी व्यक्तिगत आय। ये कहलाएगी व्यक्तिगत आय। अब यहीं पर व्यक्तिगत प्रयोज्य आय, देखो प्रयोज्य का शब्द, प्रयोज्य शब्द का मतलब आप समझ लीजिए। प्रयोज्य आय का मतलब ये तो व्यक्तिगत प्रयोज्य आय पूछा जाएगा या फिर राष्ट्रीय प्रयोज्य आय पूछा जाएगा। प्रयोज्य आय का मतलब है जो खर्च करने के लिए मिलती है। व्यक्तिगत प्रयोज्य आय पूछेगा तो एक इंसान को या एक परिवार को जो खर्च करने के लिए मिलती है एक महीने में या एक लेखा वर्ष में, वो कहलाती है व्यक्तिगत प्रयोज्य आय। जब राष्ट्रीय प्रयोज्य आय पूछेगा, राष्ट्रीय प्रयोज्य आय पूछेगा, राष्ट्रीय प्रयोज्य आय एक लेखा वर्ष में पूरे देश को जो खर्च करने के लिए पैसा मिलता है वो क्या कहलाएगा? राष्ट्रीय प्रयोज्य आय। और व्यक्तिगत प्रयोज्य आय पूछेगा तो एक इंसान को और परिवार को जो खर्च करने के लिए। अब सपोज कीजिए देखो ये व्यक्तिगत आय है, यह है व्यक्तिगत आय। अब व्यक्तिगत प्रयोज्य आय क्या है? ये व्यक्तिगत मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, व्यक्तिगत प्रयोज्य आय। देखिए 3000 रुपये, आप लोग ये समझ रहे होंगे भाई ये भी तो हमें खर्च करने के लिए मिल गए। आप लोग थोड़ा सा सोचिए, जो गवर्नमेंट सर्वेंट पर लोग होते हैं उन लोगों की सैलरी होती है 50,000 रुपये, 40,000 रुपये, 70,000 रुपये, तो क्या उनको टोटल खर्च करने को मिल जाते हैं? या फिर जो लोग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में होते हैं उनकी सैलरी होती है 20,000 रुपये, 25,000 रुपये, 1,00,000 रुपये, 1.5 लाख रुपये, तो क्या उनको टोटल खर्च करने को मिल जाते हैं? उसमें से कुछ ना कुछ कट जाता है। पीएफ कटता है, फंड बोनस जिसे बोलते हैं, प्रोविडेंट फंड, पीएफ कट जाता है, टैक्स कट जाता है। ये जो कटने के बाद जो भी पैसे मिलते हैं, जैसे सपोज कीजिए 100 रुपये ये कट गए और 100 रुपये इसके कट गए हैं, तो इसमें से कितने कट जाएंगे? 200 रुपये। अब इसमें से अगर 200 रुपये हम हटा देंगे तो कितना होता है? 2800 रुपये। ये जो कैश इन हैंड मिलता है, ये जो कैश इन हैंड मिलता है ये क्या कहलाएगा? ये हमारा कहलाएगा व्यक्तिगत प्रयोज्य आय। ये क्या कहलाएगा? व्यक्तिगत प्रयोज्य आय। अब ये तो किसी एक परिवार या किसी एक इंसान को मिला है। इसी तरह से जब देश को, पूरे देश को जो कैश इन हैंड मिलता है वो क्या कहलाता है? राष्ट्रीय प्रयोज्य आय। समझ आ गया होगा? ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है भाई? नेक्स्ट टॉपिक है विदेशों से अर्जित शुद्ध साधन आय। विदेशों से अर्जित शुद्ध साधन आय के लिए
मैं इसको पहले हटा देता हूँ। ये तो आप लोगों को समझ आ ही गया हो। अगर फिर भी दोस्तों मैं ये आप लोगों को बता रहा हूँ, अगर आप लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आप लोगों के लिए दूसरी वीडियो भी बना सकता हूँ, ठीक है। और अगर ज़्यादा ही कोई प्रॉब्लम है तो मेरा व्हाट्सअप नंबर मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, व्हाट्सअप पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कोई भी प्रॉब्लम, 12th क्लास से, 11th क्लास से, BA से, इकोनॉमिक्स की कोई भी प्रॉब्लम आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है विदेशों से अर्जित शुद्ध साधन आय, यानी कि वही है NFIA, शॉर्ट फॉर्म में इसको यही बोलते हैं, नेट फैक्टर इनकम एब्रोड। अब देखो ये तो बहुत आसान है, मैं आप लोगों को 2-3 बार समझा चुका हूँ। सबसे पहले तो विदेशों से कुछ प्राप्त होता है और हमने विदेशों को कुछ दिया है। विदेशों से प्राप्त और विदेशों को प्रदान, ठीक है भाई, ये बात है। अब देखो ये दो बातें हो गई, एक यहाँ पर ये जो हमें मिला है वो, और ये जो हमने दिया है वो। सपोज कीजिए विदेशों से प्राप्त है 50 और विदेशों को प्रदान कर दिया है 25। इसमें देखो कहीं पर भी शुद्ध लिखा है क्या? कहीं पर भी शुद्ध लिखा है? नहीं लिखा है। जब हमें ये मिल जाएगा, हमें निकालना क्या है? विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन है। आप देखना NFIA की फुल फॉर्म बुक में कहीं ना कहीं पर लिखी होगी जरूर, फिर भी मैं बता देता हूँ आप लोगों को। नेट फैक्टर इनकम एब्रोड, नेट फैक्टर इनकम एब्रोड। नेट का मतलब है शुद्ध, फैक्टर, नेट फैक्टर इनकम एब्रोड, इनकम का मतलब है जो आय है, और फैक्टर मतलब साधन, नेट फैक्टर इनकम एब्रोड यानी विदेशों से। नेट फैक्टर यानी साधन, इनकम आय, और एब्रोड यानी कि विदेशों से। तो देखिए इसमें शुद्ध लिखा है, इसमें लिखा है ना शुद्ध। शुद्ध का मतलब है हमने जो लिया है, हमारे पास जो आया है, और हमने जो उनको लोगों को दे दिया है, उनका जो अंतर हो जाता है, उनका अंतर जो हो जाता है वो कहलाता है शुद्ध। अब देखिए हमने 50 रुपये तो वहां से कमा लिए, 25 रुपये हमने दे दिए, तो शुद्ध निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? जो वहां से आए हैं, जो हमारे पास विदेशों से आए हैं, उनमें से जो विदेशों को दिए वो घटाने पड़ेंगे, घटाने पड़ेंगे कि नहीं घटाने पड़ेंगे? तो विदेशों से प्राप्त में से जब विदेशों को प्रदान की गई आय घटा देते हैं वो क्या कहलाता है? नेट फैक्टर इनकम एब्रोड। तो ये कितना आ जाएगा? 25 रुपये, इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए इसमें टॉपिक क्या बनता है। सबसे पहले तो कर्मचारियों का शुद्ध पारिश्रमिक, कर्मचारियों का शुद्ध पारिश्रमिक। वही बात है, कुछ लोग, सपोज कीजिए इंडिया, एक ही देश से बता देता हूँ मैं आप लोगों को, इंडिया और US। वैसे तो बहुत सारे देशों में रहते हैं, इंडिया के कुछ लोग USA में रहते हैं और 20 रुपये कमाते हैं, जबकि USA के कुछ लोग इंडिया में रहते हैं और 10 रुपये कमाते हैं। तो देखो 20 रुपये इंडिया के लोग ले आए और 10 रुपये दे दिए, तो कितने का अंतर हो गया? 20 माइनस 10, तो कितना आ गया है? 10। ये आ गया कर्मचारियों का शुद्ध पारिश्रमिक, कर्मचारियों का शुद्ध पारिश्रमिक। फिर है संपत्ति तथा उधमवर्ती सहायक। कुछ इंडिया के लोगों की संपत्ति USA में है, कुछ USA के लोगों की संपत्ति इंडिया में है, इन दोनों का जो अंतर होगा वो होगा संपत्ति तथा उधमवर्ती से शुद्ध आय। उधमवर्ती का मतलब होता है ओनरशिप, मालिक लोग जो होते हैं। और विदेशों में निवासी कंपनियों की शुद्ध बचत। कुछ इंडिया की कंपनियां विदेशों में निवास करती हैं, वहां पर पैसे कमा रही हैं, और USA की कुछ कंपनियां यहाँ इंडिया में निवास करती हैं, तो इनकी जो शुद्ध बचत होगी, सपोज कीजिए इंडिया की कंपनियों ने जो USA में है 20 रुपये कमाए हैं, USA की कंपनी जो इंडिया में 10 रुपये कमाए हैं, तो इनका अंतर क्या हो जाएगा? 10। तो ये कहलाएगा विदेशों में निवासी कंपनियों की शुद्ध बचत। फिर देखिए नेक्स्ट टॉपिक आ जाएगा स्थायी पूंजी का उपभोग, यानी कि मूल्य ह्रास। ये बहुत अच्छा टॉपिक है, वैसे तो आप लोगों को आसानी से समझ में आ ही जाएगा। देखिए मूल्य ह्रास क्या है? जो लोग कॉमर्स से हैं, जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं और वो लोग कॉमर्स से हैं, 11th क्लास में उन लोगों के पास एक चैप्टर था अकाउंट में डेप्रिसिएशन, उसे घिसावट कहा जाता था, मूल्य ह्रास, घिसावट या मूल्य ह्रास, ठीक है भाई। अब मूल्य ह्रास देखे क्या है। सपोज कीजिए हमने शोरूम से एक साइकिल खरीदी, सपोज कीजिए हमने शोरूम से एक साइकिल खरीदी, और साइकिल जिस दिन हमने खरीदी, साइकिल जिस दिन हमने खरीदी उस दिन वो 5,000 रुपये की, कितने की थी? 5,000 रुपये। 2 दिन हमने उसको चला लिया, 2 दिन चला लिया, तो क्या अभी भी वो 5,000 रुपये की रहेगी? 5,000 से तो कम ही की नहीं होगी, मान लीजिए 4500 रुपये। तो कितने का अंतर आ गया? 5 रुपये।
अब 500 रुपये कम हो गए, तो साइकिल तो वैसी की वैसी है, जितनी 5000 की थी वैसी है भी 45 रुपये। तो ये 500 रुपये कम किस वजह से हो गए हैं? क्योंकि जब हमने 2 दिन उसको यूज किया होगा तो थोड़े टायर घिसे होंगे, थोड़े पैंडल घिसे होंगे, यानी कि थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ घिस ही गया होगा। तो जो घिसावट आ जाती है उसकी वजह से उसकी वैल्यू में क्या हो जाती है? कम। इसे क्या कहा जाता है? ये क्या कहलाता है? मूल्य ह्रास। मूल्य ह्रास यानी कि मूल्य की जो कमी हुई है वो कहलाता है मूल्य ह्रास। तो देखिए दो तरह से होता है। तो एक तो उत्पादन प्रक्रिया, सपोज ये तो मैं एग्जांपल देके समझाया था। सपोज कीजिए कोई फैक्ट्री है, फैक्ट्री में मशीनें रखी हैं। अब मशीनें जब चलती हैं तो उनमें कुछ ना कुछ टूट फूट भी होगी। उत्पादन प्रक्रिया के दौरान जो भी सामान्य टूट फूट होती है वो भी मूल्य ह्रास होता है। और दूसरा होता है अप्रचलन। अप्रचलन देख लीजिए क्या है? अप्रचलन का मतलब है मांग में परिवर्तन के कारण, या तो मांग में परिवर्तन हो या फिर हड़ताल वगैरह हो जाती है फैक्ट्रियों में, तो उनकी वजह से मशीनें ऐसी की ऐसी रखी रहती है। अब देखिए सपोज कीजिए कुछ मशीनें फैक्ट्री में रखी हैं और वो काम कर रही हैं, मशीनें चल रही हैं, तो कुछ पैसा तो कमाएंगी, उनमें घिसावट तो आएगी आएगी, लेकिन कुछ पैसा कमाएंगी। अब सपोज कीजिए किसी ने नई नई फैक्ट्री खोली और 5 मशीनें फैक्ट्री में लगा दी, और अगले ही दिन से वहां पर हड़ताल हो जाए या कुछ भी हो जाए, यानी वो पांचों की पांचों मशीनें अगले दिन से काम ना करें, पांचों की पांचों मशीनें अगले दिन से काम ना करें, तो उनके मूल्य में जो कमी आ जाएगी वो हो जाएगा अप्रचलन। अप्रचलन का मतलब है मांग में परिवर्तन तथा तकनीकी सुधार के कारण स्थायी संपत्तियों के मूल्य में जो कमी आ जाती है। अब नेक्स्ट है भैया पूंजीगत हानि से क्या अभिप्राय है? देखिए पूंजीगत हानि का मतलब है जैसे प्राकृतिक विपदाएं होती है ना, जिन्हें एक्ट ऑफ गॉड बोला जाता है, जैसे भूकंप आ जाए, सूखा पड़ जाए, बाढ़ आ जाए, इनकी वजह से जो जो हानि हो जाती है कंपनियों को या फिर किसी भी इंसान को हो सकती है, वो क्या कहलाता है? पूंजीगत हानि। देखिए प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप, बाढ़ आदि के कारण स्थायी संपत्ति के मूल्य में जो कमी हो जाती है उसे क्या कहलाते हैं? पूंजीगत हानि। ठीक है, तो मैं समझता हूँ आज आप लोगों के लिए इतना काफ़ी है। आप लोग बुक से पढ़िए, फिर मेरी वीडियोस देख लीजिए, या पहले वीडियो देख लीजिए फिर बुक से पढ़ लीजिए। आप आप लोगों को अच्छा लगेगा। जब आप बुक से पढ़ेंगे तो थोड़ा टफ रहेगा, वीडियो देखकर अगर आप बुक से पढ़ेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा। अब जिस तरह से लॉकडाउन चला हुआ है, अभी पता भी नहीं है कि 3 मई को ये खुल जाएगा या फिर ऐसे ही चलता रहेगा। अब जो लोग 12th क्लास में अभी फ़िलहाल आए हैं, अगर वो लोग अपने 2 महीने भी लॉकडाउन की वजह से बेकार हो जाते हैं, उन लोगों के 2 महीने भी अगर बेकार हो जाते हैं, तो जो स्टूडेंट 100 में से 100 की तैयारी करना चाहते थे, उन लोगों का तो 2 मंथ्स का लॉस हो ही जाएगा। उन लोगों का 2 मंथ्स का लॉस हो ही जाएगा। तो मैं ये चाहता हूँ कि उन स्टूडेंट्स का 2 मंथ का लॉस ना हो, उन लोगों का 2 मंथ्स का लॉस ना हो। आप लोग बुक से पढ़ते रहिए, रेगुलर पढ़ते रहिए। और वो स्टूडेंट जो इस इंतज़ार में है कि भाई लॉकडाउन खुलेगा तब हम पढ़ना शुरू करेंगे, तो वो लोग पढ़ने वाले बच्चों से पहले से ही 2 महीने पीछे हो जाए। तो आप प्लीज़ वीडियोस देखते रहिए, बुक से पढ़ते रहिए। अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और उन्हें कहिए कि वो लोग आगे शेयर करेंगे। अब आप लोग अगर आपके कोई फ्रेंड या फिर भाई बहन जो भी लोग 11th क्लास में आए हैं और वो इकोनॉमिक्स लेना चाहते हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहते हैं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, फिर मैं 11th क्लास के भी कुछ चैप्टर आप लोगों को वीडियो के द्वारा समझाऊंगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।